बच्चों, आज हम लोग प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन अध्याय का 91वां प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं। तो जैसा कि आपका पहला प्रश्न है, तैलीय कागज होता है। प्रश्न बहुत अच्छा है और इसका प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में जरूर किए होंगे। मुझे तो याद है कि हम लोग भी जब स्कूल में थे तो एक कागज को ना क्या किए, कागज को फाड़ लिए कॉपी में से और उसको अपने सर में तेल लगा रहता है ना, तो उस सर में उसको खूब जो है रगड़ने के बाद उसमें आपको तैलीय हो जाता है। तेल वाला पदार्थ रगड़ेगा, तैलीय हो गया। जब तैलीय हो जाएगा कागज, तब देखिएगा आपको आर पार दिखाने लगता है, मतलब आर पार जो है सो दिखने लगता है। तो जो आर पार दिखने लगेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बताइए आप ही। आर पार जो दिखता है ना उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, पारदर्शी हम उसको कहेंगे जब आर पार स्पष्ट दिखेगा। जब आर पार स्पष्ट दिखेगा। अब ये अभी देख लीजिए, ये कपड़ा है, कपड़ा से हम लोग देख रहे हैं बाहर, क्या बाहर स्पष्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन आप उस छिद्र से देखिए, इस छिद्र से बाहर स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो दिख रहा है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वही बात है, जब थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं पारभाषक। क्या बोलते हैं? पारभाषक। तो बताइए कि तेल लगा हुआ तैलीय कागज जो होगा वह कैसा होगा? पारभाषक। फिर से बताइए। पारभाषक। बात पूरा समझ गए ना? चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, कोई आईना है, कोई दर्पण है, आप उससे चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। मतलब आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा लगेगा। आपको कैसा लगेगा? सीधा प्रतीत होगा आपको। तो बताइए कि वह कौन सा दर्पण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या तो समतल या तो उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। मतलब दर्पण से चाहे आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा लगेगा। तो इसका मतलब कौन सा दर्पण होगा? या तो समतल अथवा उत्तल। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? बात समझ गए ना? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो बनता है वो किस दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण में। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो बनता है वो किस दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण में बनता है। बात समझ गए? चलिए, तो बताइए कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण रहता है? वेरी गुड। इसलिए आप उस दर्पण में गौर कीजिएगा, अपना फेस सामने कीजिएगा तो आपका मुंह रहेगा बहुत बड़ा और आपका मुंह उसमें दिखेगा बहुत छोटा। इसलिए याद रखिएगा कि बहुत छोटा प्रतिबिंब जो बनाता है वो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है आपका, -4D, क्या लिखा हुआ है? -4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए, -4D वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो आपको 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? देखिए, निर्गत किरण है और अभिलंब है, उसके बीच में जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसे निर्गत कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहेंगे? निर्गत कोण कहेंगे। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसे होते हैं? ठीक है ना? समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो याद रखिएगा, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? काल्पनिक। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। मतलब देखिए, एक गोलीय दर्पण है और फोकस दूरी जो है प्लस में है, +20 सेंटीमीटर है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो हम आपको बताए थे, प्लस जो लगता है ना वो किस दर्पण में लगता है? देखिए, प्लस लगता है उत्तल दर्पण में। प्लस के बाद चाहे जो भी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी संख्या, अगर 20 की जगह 25 रहता, 50 रहता, 60 रहता, 70 रहता, 72 रहता, 75 रहता, कुछ भी ऐसा हो उससे मतलब नहीं। आप ये देख लीजिए कि प्लस लगा हुआ है ना, तो वह कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। अगर माइनस लगा है तो कौन सा दर्पण होगा? उसका उल्टा कर दीजिए, अवतल दर्पण होगा। बात समझ गए? अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। सही बात है। प्रकाश की चाल देखिए, पानी में कुछ और होता है, नहीं, हवा में कुछ और होता है, कांच में कुछ और होता है। यानी कि प्रकाश की चाल जो है ना आपको अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। बात समझ रहे हैं? अगला प्रश्न है, स्नेल का नियम। किसका नियम है? स्नेल का नियम। देखिए, स्नेल का नियम का गणितीय रूप आपसे पूछ रहा है। स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या होगा?
प्रश्न आप देख सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है, कितना बार पूछा जा चुका है, 1 2 3 4 5 बार पूछा जा चुका है और इस बार के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको म्यू। ये जो यू के जैसे इसको क्या कहते हैं हम लोग? म्यू। म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बट्टा साइन आर। स्नेल का नियम इसको हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? देखिए, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की जो प्रकीर्णन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका स्पेक्ट्रम। क्या है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। क्या बताएंगे? स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए, स्पेक्ट्रम को हिंदी में वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णपट का मतलब होता है रंगों की पट्टी। वर्णपट का मतलब क्या होता है? रंगों की पट्टी। जैसे कि आप देखिए तिरंगा में देख लीजिए, तिरंगा में कितना रंग का पट्टी होता है? 3 रंग का। तिरंगा में कितना रंग का पट्टी? 3 रंग का। तो उसी तरह से आपको जो है वर्णपट जो होता है ना, उसमें भी आपको रंगों का पट्टी बना हुआ जैसा दिखता है, तो उसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ। और अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होगा? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होगा साइन आई बट्टा साइन आर, यानी कि स्नेल का नियम। साइन आई बट्टा साइन आर को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहते हैं। बात समझ गए? चलिए, तो बताइए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग क्या आता है? प्रिज्म का। प्रिज्म का। और किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होगा? साइन आई बटा साइन आर। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में, किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। बताइए, उत्तल दर्पण में माइनस होगा कि प्लस होगा? गलत मत कीजिएगा, प्लस होगा। प्लस होगा। सही बात होता है। उत्तल दर्पण में क्या होगा? प्लस। चलिए, तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है? उत्तल दर्पण में आवर्धन का जो महत्तम मान यानी कि मैक्सिमम आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होता है, तो याद रखिएगा 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। चलिए, अब अगला प्रश्न है आपको अवतल लेंस से संबंधित है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है v/u। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? v/u। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? v/u। जी हाँ। और उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है यहाँ तक? अगला प्रश्न है आपका अवतल दर्पण से संबंधित है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? अब देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एफ से, यानी कि फोकस से। कहाँ से निकलेगी? एफ से। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? एफ से। एफ से, यानी कि फोकस से। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है। अब देखिए, प्रकाश की किरण जो है हवा से कहाँ पर प्रवेश कर रही है? कांच में। कांच में। और कांच का मतलब कल बताए थे हम, कांच का मतलब शीशा होता है। ठीक है ना? तो मुड़ जाती है, तो किधर की ओर मुड़ जाती है ये आपको बताना है। अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी, क्या बोले हम? प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किधर मुड़ जाती है? तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? अभिलंब के निकट। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है आपको किस उपकरण से संभव होता है बताएंगे आप लोग? प्रिज्म से। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे संभव होता है? प्रिज्म से। जी। और बताइए कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। प्रिज्म का किया जाता है। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल का। देखिए, याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य अगर पूछे अधिकतम किसका होगा तो लाल का। अगर आपको प्रकीर्णन पूछे, क्या पूछे? प्रकीर्णन पूछे तो बैगनी का याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? बैगनी का। बात समझ गए? तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो क्या याद रखिएगा? लाल का। और प्रकीर्णन पूछेगा तो बैगनी का। अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में, किस रूप में? साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखिए, साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होता है आपको कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। मतलब क्या हुआ? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो दर्पण प्रयोग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल ये दर्पण। बात आपको पहले ही बता दिए थे, है कि नहीं? और उत्तल दर्पण में प्लस होगा कि माइनस? प्लस। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण किधर मुड़ जाती है?
तो देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण जो है ये आपको अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर। जी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको +2D। क्या हो जाएगा? +2D। अब देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस है ना, तो यहाँ पर माइनस वाला तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता है, या तो ये होता या तो ये होता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? +2D हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार, यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो वस्तु के आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण कौन सा होगा? तो याद रखिएगा समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो लेंस के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आप पीछे के क्लास में पढ़े थे, जैसे मिट्टी था, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो पीतल का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि किस किस का किया जाता है? जल का किया जाता है और कांच का भी किया जाता है। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। वही आपसे पूछ रहा है, बस प्रश्न को थोड़ा लंबा कर दिया। ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो इसका राइट आंसर कर दिया आपको 2। और वही प्रकाश का अपवर्तन का कितना नियम है वही बात पूछ रहा था आपसे। बात समझ रहे हैं ना। अगला प्रश्न है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो आपको 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। बात समझ गए? अगला प्रश्न है, f फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 2f सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। देखिए प्रश्न वही पूछ रहा है, लेकिन पहले लगा दिया अवतल दर्पण, तो पहले जिसका आंसर होगा, पहले जो क्वेश्चन में होगा उसका उत्तर भी आप पहले दीजिएगा। तो बताइए अवतल दर्पण में ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा? तो देखिए इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक पहले लग गया। फिर उत्तल में आपको धनात्मक होता है, प्लस होता है, तो इसलिए धनात्मक है। मतलब जो प्लस वाला होगा वो धनात्मक कहलाता है और जो माइनस वाला होगा वो ऋणात्मक कहलाता है। तो उत्तल तो प्लस में होता है और अवतल माइनस में। इसलिए देखिए यहाँ पर जो अवतल जो हो गया वो पहले है, तो इसलिए ये पहले हो जाएगा, उत्तल बाद में है, तो ये आपको प्लस वाला होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। बोलिएगा क्या होगा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, आंख, नाक, गला के चिकित्सक, चिकित्सक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डॉक्टर। आंख, कान, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है ना। आंख, कान और गला का जो इलाज करने वाला डॉक्टर होते हैं वह आपको क्या करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों में, किसमें? मोटर गाड़ियों में। मोटर गाड़ी देखे ना आप लोग, जी। बाइक जो होता है, मोटरसाइकिल में चालक के सामने लगे दर्पण। देखिए चालक मतलब चलाने वाला व्यक्ति, चालक मतलब ड्राइवर। तो ड्राइवर के ठीक सामने में जो बल्ब होता है उसको हेडलाइट बोला जाता है। तो बताइए कि हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? तो यहाँ पर है, मोटर गाड़ियों के चालक के सामने आपको लगे दर्पण जो है जिसे हम अग्रद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रद्वीप। तो कह रहा है कि उसमें कौन सा दर्पण होगा? तो याद रखिए यहाँ पर आपको अवतल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उत्तल दे दिया है जो कि क्या है? गलत है। इसको आप कट कर दीजिए, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। बात समझ गए? जी। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना बिंब कैसा होता है? तो देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है और बिंब की अपेक्षा सीधा होता है ना। तो इसको भी याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आए हैं। ठीक है। जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है, जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो आप बोलिएगा काल्पनिक होगा और दर्पण के आगे बनेगा। काल्पनिक होगा और दर्पण के आगे बनेगा। अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है, मतलब एक उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है।
है ना। बीबीआ प्रश्न है कि उत्तल लेंस कैसा होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है ना। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस जो है ना आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, है ना, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। अगला प्रश्न है आपका टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है? तो देखिए टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करती है। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित करती है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस घटना को प्रदर्शित करती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन को। किसको? प्रकाश के। जी। अगला प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है? तो याद रखिएगा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। कैसी होती है? कम होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ठीक है ना। तो किस, अभी जस्ट बताए थे ना, धनात्मक मतलब उत्तल लेंस। प्लस, और जब प्लस कहे तो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। तो निम्न में से किस लेंस से फोकस दूरी धनात्मक होगी? उत्तल लेंस से होगी। अगला प्रश्न है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? निगेटिव। क्या कहते हैं? निगेटिव। और इसका चिन्ह क्या होता है? माइनस। माइनस होता है। ऋणात्मक का चिन्ह क्या होता है? माइनस। और धनात्मक का क्या होता है? प्लस। वेरी गुड। अगला है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? ऑप्शन देखना पड़ेगा, निर्वात में, जल में, शीशा में और हीरा में। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है वो निर्वात में होती है। कहाँ पर होती है? निर्वात में। प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ पर होती है? निर्वात में। निर्वात का मतलब क्या होता है बताइए? निर्वात का मतलब जहाँ पर हवा भी नहीं हो, मतलब ऐसा शांत स्थान जहाँ पर हवा भी नहीं हो। बताइए कितना शांत होगा ना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश का चाल जो है सो न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल सबसे कम जो होता है इस ऑप्शन के अनुसार आपको कांच में होता है। सबसे कम प्रकाश का चाल कहाँ पर होता है? कांच में। और अभी जस्ट पढ़े थे कि प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होते हैं। तो वही बात है, आपको निर्वात में अलग होता है प्रकाश का चाल, जल में अलग होता है, वायु में अलग होता है और कांच में भी अलग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की दूरी फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तल दर्पण। अब देखिए फिर धनात्मक की चर्चा कर दिया ना जी। धनात्मक का मतलब आप बताएंगे मुझे? प्लस। प्लस। तो जब ये प्लस कहा तो कौन सा लेंस होगा बताइए? उत्तल लेंस। लेंस भी उत्तल और दर्पण भी उत्तल, यानी कि निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होगा? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में। दर्पण है। चलिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण क्या होगा? तो आपतन कोण आपको 50 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। बताइए लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? याद रखिएगा प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। देखिए उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनती है? तो याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनती है जब फोकस और लेंस के बीच में वस्तु होता है तब। बताइए वस्तु कहाँ पर होगा? फोकस और लेंस के बीच। फोकस और लेंस लेंस के बीच में होगा। फोकस और लेंस के बीच। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस की दूरी की अपेक्षा क्या होगी? तो याद रखिएगा कि कोई बदलाव नहीं होगी, यानी कि अपरिवर्तित रहती है। कैसी रहती है? अपरिवर्तित रहती है। जी। अगला प्रश्न है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? अब बताइए तालाब में बहुत सारा जल है लेकिन आपको कम गहरा दिखाई पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि अपवर्तन के कारण से तालाब का जल आपको बहुत कम गहरा दिखाई दिख रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है।
फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वह आपको उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? चलिए अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो याद रखिएगा कि एक प्रिज्म जो है ना आपको 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से घिरा होता है? और आज का लास्ट प्रश्न है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा आई बराबर आई बराबर आर। ठीक है, हमने आज फिर 51 से 100 तक 50 प्रश्न को समझाने का बहुत ही अच्छा से प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चाहते हैं कि अगला वीडियो आप तक पहुंचे तो आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देखिए, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए ताकि पल पल का खबर आपको बहुत ही कम समय में तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।